आपने आईटी का ज़िक्र किया कि आईटी बहुत नहीं चला, लेकिन ना चलते-चलते भी पिछला टॉप कहाँ पे था? लगभग साढ़े 39,000 के आसपास था। अभी हम देख रहे हैं कहाँ पे, साढ़े 35,000 के आसपास। तो 11-12% के बीच में अभी अपने टॉप से पीछे रह गया है। बहुत ना चलते हुए भी इतना चल चुका है। कहाँ से चला है? 26,000 के आसपास से चला है। तो अगर चलता है तो फिर कहाँ जाता है? और आगे क्या अब इसका समय आ रहा है या अभी भी ऐसे ही एक रेंज के अंदर रहेगा कुछ समय तक? देखिए, आपको अगर याद है पैंडेमिक में आईटी ने बहुत जबरदस्त किया था, बीएफएसआई ने बहुत जबरदस्त किया था। और शायद ग्लोबल बिग फार्मा बहुत समय तक न पैसा बनाए ऐसा हो नहीं सकता। तो कोई एक वायरस, कोई एक बैक्टीरिया 2025 में आ सकता है। हम ऑलरेडी एक देख रहे हैं जापान और यूरोप में एसटीएसएस करके एक खतरनाक बैक्टीरिया जो थोड़ा सा लोगों के हृदय को दहला रहा है। तो शायद अगर कोई और पैंडेमिक आता है, कोई और एपिडेमिक आता है, तो फार्मा कंजम्पशन का आपका जरूर तेजी होगी। और अगर वैसा हुआ, अगर कोई एपिडेमिक या पैंडेमिक आया, तो आपका टेक्नोलॉजी पे वापस स्पेंड बढ़ेगा। एक और मेरा मानना है कि अगर यूएस इलेक्शंस में हम देखते हैं, अगर ट्रंप की विजय हुई, तो ट्रंप शायद यूक्रेन वॉर को तुरंत ही समाप्त करने का घोषणा करेंगे। और अगर वो हुआ, तो आपके आईटी में जबरदस्त बाउंस बैक होना चाहिए। सो कहने का तात्पर्य क्या है कुल मिला करके, कि आप जो कह रहे हैं कि जिस हिसाब से आईटी गिरा था, वहां से डेफिनेटली उठा है। लेकिन अगर आप एब्सोल्यूट टर्म्स में देखें 2021 में जो आईटी था और उससे आज तक में, तो उसमें कोई बढ़त नहीं हुई है। और जो भी ग्रोथ आई है आईटी में, वो शायद इसलिए भी आई है क्योंकि वेस्ट में नैस्डैक ऑलमोस्ट जितना गिरा था। तो नैस्डैक अपने पीक पर 55 से 60% गिर गया था। तो 2022 कैलेंडर ईयर में नैस्डैक 55 से 60% गिरा था। उसने अपनी वापस पूरी जो जितनी गिरावट है उसको कवर कर लिया है। तो उसको देखते हुए, उससे प्रेरित होकर के इंडियन आईटी ने भी कहीं ना कहीं छलांग मारी है। लेकिन अभी तक वो अपने पीक पोटेंशियल तक नहीं पहुंचे हैं। तो आईटी में तो अभी बहुत बाकी है। कितने समय तक, कितने समय में आएगा, उसका मैं आपको, क्योंकि वो बहुत सारा जियोपॉलिटिक्स और मेगा इवेंट्स पर डिपेंडेंट है। लेकिन मेरा मानना है अगले 18 महीने में आईटी का समय बहुत अच्छा आने वाला है। जी। तो ऐसे अगर हम समराइज करें आपके सेक्टरल एलोकेशन को, तो संक्षेप में वो क्या होगा कि भई ये खाने वो हैं जहाँ पे रेड फ्लैग लगा है, ये खाने वो हैं जहाँ पे येलो मार्क है। मतलब देख समझ करके आप टॉप डाउन अप्रोच नहीं ले सकते, कंपनी वाइज़ देखें ठीक है या नहीं ठीक है। और ये रेड है, मतलब यहाँ पे आपको अच्छा लग रहा है सब। तो बड़ा सिंपल सा, सबसे पहला मेरा रेड फ्लैग होगा, आप 25-75 का रूल पकड़ लीजिए। 100 रुपए का आपका रिटर्न आया स्टॉक प्राइस का, 25% की अर्निंग्स ग्रोथ आई, तो उसको जय श्री राम कर दें। सबसे पहला काम तो वो कर लें किसी भी सेक्टर में। और पिछले 2 साल का आंकड़ा लें, 1 साल का आंकड़ा मत लें। 1 अप्रैल 2022, 31 मार्च 2024, सारे आंकड़े आ चुके हैं। आपको वो आंकड़े मिल जाएंगे, स्टॉक प्राइस के भी मिल जाएंगे और पैट ग्रोथ, शुद्ध मुनाफे के भी मिल जाएंगे। बस ये 2 नंबर देख लें। 100 रुपए का आपका रिटर्न बना है, 25 रुपया अगर आपका अर्निंग्स ग्रोथ है, और अगर 25 की जगह 50 है, 60 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो पहला काम तो ये कर लें। दूसरा काम, जो लेवरेज सेक्टर्स हैं, हैवी सेक्टर्स हैं, जहां पे तेजी आई है गवर्नमेंट के केपेक्स की वजह से, उनमें थोड़ा सा मुनाफा बुक कर लीजिए। तीसरा, जो आपकी एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी में आए हैं, वहां पे आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। स्मॉल कैप में अत्यधिक, जहां पे आपकी रैली बहुत ज्यादा हो गई है, वहां पे प्रॉफिट बुक कर लीजिए। प्रिंसिपल निकाले नहीं निकाले, कम से कम
कम से कम प्रॉफिट निकाल करके कम से कम आपका पैसा आधा तो बाहर आ जाएगा। आपके गिरावट भी होगी तो आधे में ही होगी, पूरे में गिरावट आपकी नहीं होगी। तो पहला काम ये करें। अपॉर्चुनिटी कहां पर है? जैसा मैंने बताया आपको 6-7 सेक्टर्स हैं। डोमेस्टिकली ओरिएंटेड इकोनॉमी में जो भी सेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट ने बोला है कि वो 4.15 करोड़ घर बनाने के बाद 3 करोड़ और घर बनाने वाली है। और वो 3 करोड़ घर के लिए आपको सीमेंट भी लगेगा, आपको टाइल्स भी लगेंगे, आपको बाथरूम फिटिंग्स भी लगेगी, आपको सैंड भी लगेगा, आपको पेंट भी लगेगा, आपको सभी सेक्टर्स लगेंगे। जो आपके घर में फर्नीचर भी लगेगा, टेक्सटाइल्स भी लगेगा, पंखे भी लगेंगे, आपको बिजली भी लगेगी। तो ये सब के जो डोमेस्टिक सेक्टर्स हैं उन पे फोकस कीजिए। दूसरा केमिकल्स, तीसरा फार्मास्यूटिकल्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, इंडस्ट्रियल्स, कैपिटल गुड्स, इन सब में फोकस कीजिए। प्रयत्न कीजिए कि जिस भी कंपनी में ऋण अत्यधिक है, 0.5, 0.7, 0.8 डेट टू इक्विटी से ज्यादा है, उससे थोड़ा सा दूर रहें। क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट हायर फॉर लॉन्गर रहे तो उसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट भारत की भी अर्थव्यवस्था पर आएगा। हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि भारत में सेविंग्स रेट थोड़ा सा कम हो गया है। उसके कारणवश जो लोगों के और अनसिक्योर्ड लोन, उसकी वजह से आरबीआई भी काफी चिंतित है। और अगर कहीं पर भी हायर फॉर लॉन्गर रहा, अगर इंटरेस्ट रेट बहुत लंबे समय के लिए ऊंची ऊंची दरों तक रहे, तो तकलीफ फैमिलीज को, कॉर्पोरेट्स को, कंट्री को, सबको हो सकती है। तो किस चीज से वो प्रिक होगा, किस चीज से वो कोलैप्स होगा, वो आप नहीं कह सकते। लेकिन शायद अगले 12 महीने में रिस्क और रिटर्न रेशो वो बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है। जी।